चलिए आज हम लोग पढ़ाई करेंगे क्लास 8 का है सब्जेक्ट अतीत से वर्तमान, अध्याय 9 महिलाओं की स्थिति एवं सुधार। तो पिछला वीडियो में हम बताए थे कि इसी चैप्टर का पिछला वीडियो में बताए थे कि आज से लगभग 200 वर्ष पहले महिला की क्या स्थिति थी। वर्तमान स्थिति भी बताए थे, महिला की वर्तमान स्थिति क्या है और पहले की स्थिति क्या थी, जिसमें बताए थे ये सारी महिला समस्या बताए थे। महिला मतलब लड़की की समस्या। तो देखिए आपको समझने के लिए एक यहाँ हम लड़की का काल्पनिक चित्र बना दिए हैं, ठीक है। अब देखिए इससे जोड़ के आप समझिए, याद हो जाएगा तुरंत, क्योंकि सोशल साइंस में कुछ चीज याद करना पड़ता है और इस चीज को अगर इतना समस्या को याद कर लीजिएगा तो पूरा जीवन ये समस्या आपको काम देगा और पढ़ाई के अंतिम समय तक आपको ये साथ देते रहेगा। तो इसको आसान सा एक तरीका है याद करने के लिए, जिसको एक लड़की को दिमाग में रख करके उसका आप चित्रण दिमाग में कर सकते हैं और उसके बाद उसकी समस्या को उससे जोड़ सकते हैं। अब इसको समझने के लिए इस लड़की को देखिए और इससे ध्यान में देखिए कि एक लड़की है, ठीक है। तो पहले इस लड़की को क्या करना है, कोई लड़की इस दुनिया में कैसे आती है, पहले जन्म लेती है अपने माता पिता से। तो ये लड़की जन्म ली तो जन्म ही नहीं लिए दिया जाता था। पहले सबसे बड़ी समस्या थी उस समय कि जो महिला जो जन्म लेती थी तो अधिकांश परिवार का ये मानसिकता था कि पुत्री जन्म नहीं ले तो अच्छा है, जिसका कई कारण था। महिला को प्रतिष्ठा से जोड़ा जाता था, महिला को खर्चीला माना जाता था क्योंकि उसके शादी में दहेज काफी दिया जाता था। तो इन सब समस्याओं के कारण महिला को नहीं लोग जन्म देना चाहते थे, इसीलिए भ्रूण हत्या कर दिया जाता था, मतलब गर्भ में ही महिला को मार दिया जाता था। तो क्या हो गया, पहला समस्या भ्रूण हत्या। पहला समस्या क्या हो गया, भ्रूण हत्या। इसको कानूनी रूप से 1870 में प्रतिबंधित किया गया। कानूनी रूप से भ्रूण हत्या को 1870 में प्रतिबंधित कर दिया गया। अब देखिए दूसरा समस्या क्या था महिला का, अगर महिला जन्म ले ली, ठीक है, महिला तो जन्म ले ली लेकिन उसका कम आयु में ही, कम से कम 10 से 12 की अवस्था में ही महिला को अक्सर शादी कर दिया जाता था, जिसे बाल विवाह कहते थे। इसको कानूनी रूप से 1929 में प्रतिबंधित कर दिया गया। बाल विवाह निषेध अधिनियम ला करके बाल विवाह को कब प्रतिबंधित कर दिया गया, 1929 में कानूनी रूप से। तो पहले तो जन्म नहीं लेने देना है, अगर बच्ची जन्म ले ली तो फिर उसकी शादी कर देना है बचपन में ही। अब बचपन में जैसे ही बच्ची की शादी हो जाएगी तो स्वाभाविक है उसको शिक्षा दीक्षा नहीं मिलेगा। जिस समय में उसका खेल धूप से भी वो अपना होश नहीं संभाल पाई है और उसकी शादी हो जाती है तो उस परिवार का जिम्मेदारी, ससुराल वाले की जिम्मेदारी, इस स्थिति में शिक्षा कहाँ से उसको मिलता, तो शिक्षा के अधिकार से वंचित किया जाने लगा। तीसरा समस्या। चौथा, जैसे ही बच्ची का शादी हो जाता है तो फिर माता पिता उसको अपने संपत्ति का अधिकारी नहीं मानते हैं और उसे ससुराल का माना जाता है, इसलिए उसको संपत्ति में अधिकार नहीं दिया गया। तो चौथा समस्या, संपत्ति का अधिकारी नहीं। पांचवा समस्या, जब बच्ची का शादी हो गया तो जिस समय शादी हुआ उस समय उसको उम्रदराज लड़का से, मतलब ज्यादा उम्र के लड़कों से शादी अक्सर देखा गया है, कर दिया जाता था, जिससे होता क्या था कि लड़की का हस्बैंड मतलब पति उसके मर जाते थे और वो विधवा हो जाती थी। तो उस समय एक ऐसी प्रथा थी, सती प्रथा, जिसकी चर्चा हम पिछले क्लास में भी किए थे कि महिला का पति मरने पे उस पति के चिता के साथ ही उस महिला को जला देने का प्रावधान था, परंपरा था ये चीज। तो वो उसको जला दिया जाता था, तो उसको कहा जाता था सती हो गई, तो सती कर दिया जाता था। लेकिन ये चीज सभी के लिए कंपलसरी नहीं था, मतलब निश्चित नहीं था। ये मुख्य रूप से उच्च वर्ग में जो
उच्च उच्च वर्ग के लोग थे, उसी में ये सती प्रथा देखा गया है। गरीब वर्ग में जो निम्न वर्ग थे, गरीब लोग, उनमें ये चीज नहीं देखा गया है। तो उस स्थिति में जब पति मर जाता था किसी महिला का, तो वो विधवा हो जाती थी, और विधवा होकर के वो जिंदगी पूरा बिताती थी। तो विधवा की स्थिति में उसे फिर से शादी करने का अनुमति नहीं होता था, तो इसीलिए वो विधवा पुनर्विवाह नहीं कर सकती थी, विधवा फिर से शादी नहीं कर सकती। अब तो किसी बच्ची का शादी कम उम्र में हुआ, उसके पति मतलब 20-25 साल की लड़की हुई नहीं, फिर उसके पति मर गए, वैसी स्थिति में उस लड़की को अकेला इस समाज में जीना पड़ता था। तो उसको कई सारी उस समय का समस्या बहुत ज़्यादा होता था, ना पढ़ाई उसके पास रहता था, ना कोई कला होती थी। एक घर में वो 20-25 साल की महिला अकेले जिंदगी काटना है, समझ सकते हैं उसके साथ कितना कठिनाई होता था। और सारी सामाजिक संस्कृति, सारा मनोरंजन से कट जाती थी, सभी रूप श्रृंगार उसका खत्म हो जाता था। वो एक साधारण एकदम सफ़ेद साड़ी, बाल मुड़वा करके अकेले जीवन बिताती थी, पूरा जीवन। तो एक लंबा समय काटना काफ़ी मुश्किल हो जाता था, तो इसलिए विधवा पुनर्विवाह नहीं होना भी एक समस्या था। और सामाजिक असमानता, इन सभी चीज़ से आपको समझ में आ गया होगा कि जब इतना अधिकार महिला के पास नहीं रहेगा तो सामाजिक असमानता का शिकार हो जाएगी, मतलब पुरुष के समान उसको कोई भी अधिकार समाज में नहीं मिल रहा है। इस तरह सभी समस्याओं को आप देख लिए। अब देखिए, एक नज़र में फिर से देख लीजिए, एक बच्ची है जिसको जन्म नहीं लेने देने का मंशा है समाज वालों के द्वारा, परिवार वालों के द्वारा, और उसको पेट में ही, उसको जन्म लेने से पहले ही उसको मार दिया जाता है पहली बार। तो पहला हो गया भ्रूण हत्या समस्या। अगर बच्ची जन्म ले ली, उसका शादी कर देना है कम उम्र में, तो वो क्या हो गया, बाल विवाह हो गया, तो उसको शिक्षा नहीं मिला, तीसरा समस्या। चौथा समस्या, उसको अपने पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं मिला। पांचवा समस्या कि उसके पति अगर मर गए तो उसको जला देना है। छठा समस्या, अगर नहीं जलाना है तो विधवा हो गई तो फिर से विवाह नहीं करना है। और सारी समस्या कहाँ उत्पन्न होता है, समाज में उत्पन्न होता है, और समाज में मतलब असमानता पैदा करता है, पुरुष के समान उसको अधिकार नहीं है, इसीलिए वो सामाजिक असमानता। इन सभी समस्या का महिला के साथ सदियों से चला आ रहा ये गुत्थी है, समस्याओं का एक समझिए गुत्थी, इसको समझिए महिला के साथ। तो अब इन्हीं समस्याओं का उजागर किसने किया, इन्हीं समस्याओं को समाप्त करने का प्रयास किसने किया, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इन समस्याओं का निपटारा करने वाले सबसे प्रमुख व्यक्ति सब जो थे, उन्हीं के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला नाम इसमें आता है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, ये (1772 से 1833), इनकी मृत्यु हुई थी 1833 में, जन्म हुआ था 1772 में, तो इनका नाम आता है। अब देखिए, एक बात समझने की बात है, इन्हीं के समय में सारी समस्याएं उत्पन्न हुई, ऐसी बात नहीं थी, ये सदियों से चली आ रही समस्या थी महिला के साथ। लेकिन अंग्रेज के काल में, जब अंग्रेज अपना शासन यहाँ भारत में स्थापित किया, तो अंग्रेज अपने साम्राज्य का औचित्य ठहराने के लिए उन्होंने बताया कि इस समाज में कई तरह की बुराई है, भारतीय देश के समाज में बहुत सारी बुराई है, और इसीलिए हमारा शासन यहाँ होना उचित है, क्योंकि हम इन समस्याओं को दूर कर सकते हैं, और किसी में इतनी काबिलियत नहीं है जो भारत में व्याप्त समस्याओं को दूर करे। तो अंग्रेज इन समस्याओं को गिन गिन करके निकालने लगे, और यहाँ के लोगों को ये बताने लगे कि तुम लोग कितने पिछड़े हो, कितने मानसिक रूप से रूढ़िवादी सोच के हो, कितने अमानवीय व्यवहार करते हो महिलाओं के साथ। तो इन सब का निदान तुम लोग को करने का सिर्फ हमारे पास अधिकार है, और हम इसको कर सकते हैं, हमारे पास इतना बुद्धि क्षमता है। तो ये सारी समस्या को उजागर अंग्रेज कर रहा था। अब उसी समस्या को समझने के लिए हमारे इंडियन के द्वारा भी
कुछ जागरूक व्यक्ति हुए इंडिया में, भारत में भी कुछ जागरूक व्यक्ति हुए, जिनमें से एक महत्वपूर्ण नाम यही राजा राम मोहन राय का भी आता है। और है जिसका आगे हम अध्ययन करेंगे। इन्होंने महिला की इन्हीं सब समस्याओं का भी ये भी विरोध करने लगे कि ये समस्या महिला के साथ जो हो रहा है वो गलत है। और इस दिशा में सबसे पहले उन्होंने एक 1828 में ब्रह्म समाज का स्थापना किए। ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज के पुष्ट है। ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया? राजा राम मोहन राय ने। कब किया? 1828 में, कलकत्ता में। जगह पूछता है तो कलकत्ता में इन्होंने ब्रह्म समाज का स्थापना किए थे। और इसी ब्रह्म समाज नामक संस्था के द्वारा महिला से संबंधित समस्याओं का भी उजागर करते थे और सामाजिक सुधार भी कर रहे थे। इसी क्रम में 1829 में इन्होंने, राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सहयोग से, लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से सती प्रथा का विरोध में कानून पारित करवाए और सती प्रथा को कानूनी रूप से प्रतिबंधित कर दिए। आपके पुस्तक में ये सवाल भी पूछा है कि सती प्रथा को कानूनी रूप से कब प्रतिबंधित किया गया, तो आप लगाएंगे 1829 में। एक और सवाल है कि महिला समस्या को सर्वप्रथम भारत में किसने उजागर किया, तो ऑप्शन में कई है, लेकिन उसमें आप मारेंगे अंग्रेजों ने, क्योंकि हम बताए हैं कि अभी इस सारी समस्या सदियों से चली आ रही थी, लेकिन उसका उजागर करने का काम, उसका विरोध करने का काम किसने किया? अंग्रेज ने, जिसको हमारे भारतीय समाज के कुछ महान व्यक्ति के द्वारा भी साथ दिया गया और अंततः महिला समस्या को बहुत हद तक कानूनी रूप से समाधान किया गया, जिसमें से पहला समाधान यही है 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक के प्रयास से, राजा राम मोहन राय के सहयोग द्वारा। उस समय के गवर्नर जनरल थे 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक, और इनके द्वारा सती प्रथा को कानूनी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया। चलिए अगला बात हम लोग जानते हैं राजा राम मोहन राय के बारे में कि ये कई भाषाओं के जानकार व्यक्ति थे, जानने वाले थे, और इसीलिए सभी प्रकार के धार्मिक बुकों का, किताबों का अध्ययन किए, और इससे इनको समाज में व्याप्त कुरीति को निदान करने में धार्मिक सहायता भी लेना पड़ता था। तो ये साक्ष्य के द्वारा उसे बताते थे समाज वाले को, समाज के लोगों को, कि देखिए हम जो इस समाज में व्याप्त बुराई का निपटारा कर रहे हैं, ये कोई हम अपने मन से नहीं कर रहे हैं, आपके धर्म ग्रंथ भी इस चीज को मानता है कि समाज में महिलाओं को भी इस सब समस्या का सामना नहीं, बाल विवाह, सती प्रथा, ये सब की बात आपकी किताब में भी नहीं है, ये अपने मन से बनाया गया रूढ़िवादी सोच है, तो इसको खत्म करना ही भलाई है। तो ये सभी धार्मिक ग्रंथ से भी सहायता लेते थे। इस चीज को समझ लिए हम लोग। अब देखिए इनकी मृत्यु, एक सवाल यहाँ से भी पूछता है, इनकी मृत्यु 1833 ईस्वी में हुआ था, लेकिन इंडिया में इनकी मृत्यु नहीं हुई थी, इनकी मृत्यु इंग्लैंड में हुई थी। ब्रिस्टल नाम पूछता है, कहाँ पे हुई थी? ब्रिस्टल में। ब्रिस्टल नामक एक जगह है इंग्लैंड में जहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी। तो अब हम लोग राजा राम मोहन राय के बारे में अधिकांश बात समझ गए, और इनको आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। राजा पूछता है कि आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को। तो हम लोग राजा राम मोहन राय के बारे में बहुत कुछ जान लिए। अब देखिए, अब अगला हम लोग जानेंगे दूसरा महिला के जीवन में जो सुधार का प्रयास किए उनके बारे में। उनका नाम था आत्माराम पांडुरंग। आत्मा राम पांडुरंग। अब देखिए इन्होंने क्या काम किया जो प्रसिद्ध हो गए, ये प्रार्थना समाज नामक संस्था का स्थापना किए। प्रार्थना समाज पूछता है कि प्रार्थना समाज का स्थापना किसने किया? आत्माराम पांडुरंग।
इस संस्था से इन्होंने समाज सुधार के क्षेत्र में काम किया और साथ ही महिला के समस्या को भी इन्होंने उठाने का काम किया। इन्हीं सारी समस्याओं का, महिला की समस्या को ये भी जिक्र किया, आत्माराम पांडुरंग। अब देखिए अगला व्यक्ति के बारे में हम लोग जानते हैं। अगला व्यक्ति थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अब देखिए इनके बारे में भी हम लोग को जानना है। इनका जन्म हुआ था आपको 1820 में और मृत्यु हुई थी 1891 में। जन्म कब हुआ था? 1820 में, मृत्यु 1891 में। अब देखिए, अब हम लोग जानेंगे इन्होंने महिला की समस्याओं के लिए क्या महत्वपूर्ण काम किए। तो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण काम ये किए कि विधवा पुनर्विवाह, ये विधवा पुनर्विवाह एक्ट 1856 में विधवा पुनर्विवाह इन्होंने 1856 में विधवा पुनर्विवाह एक्ट लाया, अधिनियम। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करवाया। इसके पारित हो जाने से जो महिला जिस महिला का शादी के बाद पति मर जाते थे वो फिर से शादी कर सकते थे, जिसको कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त हो गया, उसे अधिकार हो गया कि शादी करने पे उसको किसी प्रकार का प्रताड़ना या सामाजिक बहिष्कृत होता तो कानूनी संरक्षण उसे प्राप्त होता। लेकिन बड़े पैमाने पर लंबे समय तक इसका 1856 के बाद भी महिला को सामाजिक रूप से, विधवा महिला को विवाह करने के लिए प्रताड़ित किया जाता था, परेशान किया जाता था कि नहीं करना है विधवा को फिर शादी। तो देखिए, लेकिन कानून तो बन गया था, अब धीरे धीरे इसका पालन होते रहता। तो कानूनी संरक्षण मिल जाने से क्या होता है, तो जागरूक जैसे जैसे महिला होती है अपने अधिकार को समझने लगती है और उसका मांग करने लगती है। तो ये कानून बनना एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक मोड़ था महिला के जीवन में। तो ये किसके द्वारा, किसके सहयोग से? ईश्वर चंद्र के द्वारा। किसके सहयोग से? लॉर्ड डलहौजी। गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी उस समय। इसी के द्वारा ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया, पारित किया गया। ठीक है, चलिए अगला हम लोग जानते हैं कि बाल विवाह के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में बाल विवाह के क्षेत्र में क्या क्या प्रयास हुआ। जो 1929 ईस्वी में कानूनी रूप से बाल विवाह को प्रतिबंधित कर दिया है। सबसे पहला कदम ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ही इसके क्षेत्र में बाल विवाह को रोकने के लिए उठाए थे। और एज ऑफ कंसेंटेंट, एज ऑफ कंस्टेंशन, एज ऑफ कंसेंट, एज ऑफ कंसेंट। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एज ऑफ कंसेंट नामक विधेयक पारित करवाए थे, जिसके माध्यम से लड़की का शादी का उम्र भारतीय परंपरा का जो 12 साल से कम उम्र में ही शादी हो जाता था उसको हटा करके 14 साल, भारतीय परंपरा के विरोध करके वो महिला की उम्र को 14 साल करने की बात कही। अब देखिए, एज ऑफ कंसेंट का मतलब क्या होता है? एज ऑफ कंसेंट का मतलब होता है सहमति आयु विधेयक। एज ऑफ कंसेंट का मतलब
सहमति आयु विधेयक, मतलब शादी के सही उम्र क्या होना चाहिए, इस पे सहमति लाने का ये विधेयक था। इस क्षेत्र को, इस प्रयास को आगे बढ़ाते हुए केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन ने नेटिव मैरिज एक्ट, नेटिव मैरिज एक्ट, ठीक है, केशव चंद्र मैरिज नहीं मैरिज, केशव चंद्र सेन ने नेटिव मैरिज एक्ट, केशव चंद्र सेन नेटिव मैरिज एक्ट पारित करवाए। इसी बाल विवाह की समस्या को आगे बढ़ाते हुए केशव चंद्र सेन के द्वारा से नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ और इसके द्वारा लड़की की आयु, शादी का लड़की के लिए आयु 14 वर्ष कम से कम और लड़का का 18 वर्ष कर दिया गया। मतलब इससे कम उम्र के बच्चे या बच्चियां शादी नहीं कर सकती है। लेकिन केशव चंद्र के प्रयास से तो ये बाल विवाह पे कानूनी रोक लग गया। लेकिन ये क्या कि केशव चंद्र स्वयं कि अपने बच्ची का, अपनी बेटी का 14 वर्ष से कम ही उम्र में एक राजा से शादी कर दिए और इसीलिए इनको समाज में इस दिशा में काफी आलोचना का सामना करना पड़ा, क्योंकि आप ही तो समाज को सुधारने के लिए कानून लाए और आप ही सबसे पहले इस कानून को तोड़ने का भी काम किए, इसीलिए इनको समाज में आलोचना का शिकार होना पड़ा। अब देखिए इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 लाया गया और जिसमें लड़की की उम्र शादी का 18 वर्ष और लड़का की शादी का उम्र 21 वर्ष कर दिया गया और यही जो अभी तक चल रहा है। तो चलिए अब हम लोग देख लिए बाल विवाह की समस्या। अब हम लोग आगे एक व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है रमाबाई। चलिए देखते हैं हम लोग। रमाबाई ये जाति की ब्राह्मण थी और इसलिए और काफी विद्वान थी, इसलिए इनको पंडित रमाबाई के नाम से भी जाना जाता है। ये अपने जीवन में महिला के साथ हो रही समस्याओं का कारण हिंदू धर्म को मानती थी और इस कारण से इन्होंने अपना धर्म बदल लिया और ईसाई धर्म को इन्होंने अपना लिया और विधवा होने के बाद फिर से ये एक दूसरी शादी कर लिए थे। तो इन सभी कारणों से और इनका एक महत्वपूर्ण काम है पूना में, महाराष्ट्र के पूना में शारदा सदन, शारदा सदन, शारदा सदन नामक एक विधवा गृह का स्थापना करवाए थे जो जिसमें विधवा महिलाएं रहती थी, अपना जीवन यापन के लिए उसमें समय बिताती थी और जो क्रियाकलाप होता था खाना पीना रहना ये सब सारी व्यवस्था इन्होंने शारदा सदन में किए थे विधवा महिलाओं के लिए रहने के लिए। तो रमाबाई काफी विद्वान थी, पंडित थी, पढ़ाई लिखा इनका बहुत उच्च कोटि का था, लेकिन इन्होंने अपने जीवन में बाद में आगे चल करके ईसाई धर्म अपना लिया, पति के मरने के बाद फिर दूसरा शादी कर लिया। इन सभी कारणों से रूढ़िवादी समाज इनका विरोध किए और ये अपने प्रखरता को ऊंचे स्तर तक नहीं पहुंचा पाए और ये अपने विद्वान के होने के कारण जो समाज में प्रतिष्ठान को मिलना चाहिए वो इनको नहीं मिल पाया। अब देखिए अगला हम लोग पढ़ेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। स्वामी दयानंद सरस्वती इन्होंने भी महिला के निम्न समस्याओं को उठाया और इन समस्याओं का सभी का निदान का जड़ इन्होंने बताया क्या है तो शिक्षा।
इन्होंने महिला शिक्षा की ओर महत्वपूर्ण भूमिका, महिला शिक्षा को ऊपर उठाने में इन्होंने सभी समस्याओं का निपटारा के लिए महत्वपूर्ण जड़ माना शिक्षा को ऊपर उठाना। अब देखिए, ये इनका सबसे महत्वपूर्ण काम जो था वो था इनका कि हिंदू धर्म का जो उस समय में ईसाई के प्रति अट्रैक्शन हो रहा था, पश्चिमी सभ्यता के प्रति हिंदू समाज का जो अट्रैक्शन हो रहा था अंग्रेज काल में, उसको रोकने का इन्होंने महत्वपूर्ण प्रयास किया और इन्होंने अपनी हिंदू धर्म की काफ़ी महत्ता बताई और अपने प्राचीन संस्कृति से जोड़ने का प्रयास किया। इन्होंने जो युवा पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति से प्रभावित हो रहा था उसको बताने का प्रयास किए कि अपनी धर्म भी सबसे श्रेष्ठ है और आप अपने धर्म की जो कुछ कुप्रथाएं हैं उसको अगर हटा दें तो फिर आपसे बड़ा श्रेष्ठ धर्म किसी का नहीं है। इसके लिए आपको क्या अध्ययन करना चाहिए? वेद का अध्ययन करना चाहिए। और इन्होंने नारा दिया, वेदों के ओर लौटो, वेदों के ओर लौटो। पूछता है कि किसने वेद की ओर लौटने की बात कही? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने, इनका नारा था वेद की ओर लौटो। और इन्होंने वेद का सहारा लेकर के अपने समाज में व्याप्त कुप्रथाओं को तोड़ने का प्रयास इन्होंने किया और उन्होंने दिखाया कि हर समस्या बाद में कहीं न कहीं से घिर आया। हमारा धर्म इस सारी समस्याओं का मान्यता नहीं देता, हमारा धर्म बहुत ही अच्छा है। इस चीज का बात स्वामी दयानंद सरस्वती ने की है, तो इसलिए इनको बहुत ही महत्व दिया जाता है समाज के संस्कृति और धर्म को बचाने के लिए। चलिए, इनका बचपन का नाम जो था वो मूल शंकर था। कभी कभी पूछ जाता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? तो मूल शंकर था। अगला हम देखते हैं, और इन्होंने महिला के क्षेत्र में क्या किए थे? तो शिक्षा को बढ़ाने की बात कही थी। इन्होंने कहा था कि महिला के साथ जो भी समस्या है सबका जड़ क्या है? महिला का अशिक्षित होना, और तब तक महिला की समस्या का निपटारा नहीं हो जाएगा जब तक महिला शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ेगी। चलिए, अगला हम लोग देखते हैं स्वामी विवेकानंद जी को। ठीक है, स्वामी विवेकानंद। चलिए, अब हम लोग देखेंगे कि स्वामी विवेकानंद जी क्या किए थे। तो इनकी सबसे महत्वपूर्ण बात, इन्हीं के लिए 12 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये क्या है? इनका जन्मदिन है 12 जनवरी। इनका जन्म हुआ था 1863 में और मृत्यु हुई थी 1902 में। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 1863 में, मृत्यु 1902 ईस्वी में। तो देखिए, 12 जनवरी 1863 को ये जन्म लिए थे, इनकी मृत्यु हुई थी 1802 ईस्वी में। स्वामी विवेकानंद, नाम क्या था इनका? स्वामी विवेकानंद। और बचपन का नाम था इनका नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, पूछता है इनका बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। चलिए, आगे हम लोग जानेंगे कि इनकी क्या भूमिका थी महिला समस्याओं के प्रति। इन्होंने भी महिला समस्या को का जड़ बताया, महिला का शिक्षित नहीं होना, और इसलिए इन्होंने शिक्षा पे काफी जोर दिया। महिला के लिए शिक्षा बहुत ही आवश्यक है। चलिए, अब हम इनका एक महत्वपूर्ण बात जानते हैं कि ये क्यों इतना प्रसिद्ध हुए। तो ये 1893 में अमेरिका में एक पूरे दुनिया का एक धर्म सम्मेलन हुआ था। मतलब पूरा दुनिया के जो महान धर्म के ज्ञाता व्यक्ति सब थे, तो धर्म के बारे में जानना, विचार विमर्श करने के लिए 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो नामक शहर में, अमेरिका के शिकागो नाम के शहर में स्थान पे एक विश्व स्तरीय सम्मेलन मतलब बैठक, ठीक है, बैठक हुआ था
जिसमें सभी देश अपने अपने प्रसिद्ध बढ़िया जानकार व्यक्ति, धर्म के प्रति जो जानकार व्यक्ति थे, उन सभी को उसमें भाग लेने के लिए भेजा था, जिसमें भारत की तरफ से यही स्वामी विवेकानंद जी गए थे। और यहाँ पे इनको 2 मिनट का बोलने का समय दिया गया। और इस सम्मेलन में जब ये संबोधन करने के लिए उठे तो सनातन धर्म का संबोधन करना था इनको सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करने गए थे भारत की ओर से। तो इन्होंने वहाँ के अमेरिका के लोगों को संबोधित करने के लिए जैसे ही खड़े हुए तो इन्होंने कहा कि अमेरिकी भाइयों एवं बहनों। तो इनका जो संबोधन का ये लैंग्वेज था, तरीका था, अमेरिकी भाइयों एवं बहनों, सभी अमेरिका वासी का वहाँ पे उपस्थित सभी लोगों का दिल जीत लिया। कि मतलब किसी धर्म में इतना शिक्षा, इतना संस्कार, इतना मिठास, इतना प्रेम, सद्भावना हो सकता है कि दूसरे देश के लोगों को भी अपना भाई बहन मानते हैं, इतना प्रेम। तो मतलब ये अपने धर्म का मूल सार तत्व बताए, साथ में इन्होंने जो बात बताई, जो संबोधन का इनका जो तरीका था, इनका धर्म ही इनके संस्कार में दिख रहा था कि कितना अच्छा है, इस धर्म का कितना मूल तत्व जो है कितना मतलब प्रखर है, ऊंचा है। तो इनका संबोधन अमेरिकी भाइयों बहनों, मतलब कि जो आप समझ सकते हैं कि एक इंसान के लिए पूरा दुनिया उसके लिए भाई और बहन हो सकता है, उसके प्रति इतना अगाध प्रेम, इतना मधुर वाणी निकल रहा है, तो क्या बताता है कि इसका धर्म ही बहुत उच्च कोटि का है। तो ये स्वाभाविक है, हम लोग का धर्म है ही बहुत उच्च कोटि का। हिंदू धर्म के हम लोग जो संस्कार मूल तत्व है, अगर उसको ले तो फिर दुनिया में कोई भी धर्म और कोई भी व्यक्ति हम लोग को कभी भी कुछ भी अनाप शनाप नहीं बोल सकता और ना ही बोलता है। क्योंकि हम लोग अगर मूल धर्म की बात करें तो बहुत ही संस्कृति और प्रेम सद्भाव से जुड़ा हुआ हम लोग का धर्म है। चलिए, तो स्वामी विवेकानंद जी इसका प्रकाश कहाँ फैलाए थे, हम लोग के धर्म का, सनातन धर्म का प्रकाश 1893 ईस्वी में कहाँ पे, विश्व स्तरीय सम्मेलन शिकागो में, अमेरिका का एक शहर है, शिकागो में जाकर के सनातन धर्म का प्रकाश फैलाए थे। इसीलिए इनको हम लोग देखते हैं। और इनके द्वारा महिला के लिए भी सारी समस्याओं का जड़ क्या बताया गया, शिक्षित नहीं होना। तो इसीलिए महिला शिक्षा को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया कि सब समस्या का अगर निपटारा चाहते हो तो महिला को शिक्षित करो। तो चलिए, इसी प्रकार से कुछ और नाम था जिसको हम लोग बस नाम जान लेते हैं, उनका काम जान लेते हैं कि क्या क्या था। तो एक था सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान, इनके द्वारा मुस्लिम धर्म से संबंधित जो महिलाएं थी उनकी समस्याओं पे आवाज उठाया गया था। उस मुस्लिम समाज की महिलाओं के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, बहुविवाह। मतलब उसका पति जो होता है एक से अधिक पत्नियां रख सकता है, जिसका उस धर्म के ग्रंथ मान्यता दिया हुआ है। मुस्लिम धर्म में धार्मिक ग्रंथ के द्वारा इस बात को मान्यता दी गई है। तो बहुविवाह, इसी को कहते हैं बहुविवाह। ये समस्या है मुस्लिम धर्म में। दूसरा है पर्दा प्रथा। पर्दा प्रथा, ठीक है। बहुविवाह, पर्दा प्रथा, मतलब महिलाएं पर्दा में रहना, उसको ज्यादा महत्व दिया जाता है कि शिक्षा और किसी अन्य प्रकार के एक्टिविटी, नौकरी सब करने से पहले प्राथमिकता है पर्दा में रहो। एक से अधिक शादी उसके पति कर सकते हैं। तलाक का व्यवस्था, तलाक। फिर शिक्षा का अभाव, शिक्षा नहीं होना। इन सारी समस्याओं के विरुद्ध में ये सैयद अहमद खान अपना आवाज उठाए और शिक्षा को वो प्राथमिकता नहीं दे पाए। इन सारी समस्याओं पे तो बात की, लेकिन शिक्षा को वो मुख्य रूप से प्राथमिकता नहीं दिए। मुस्लिम महिला के लिए शिक्षा के लिए सबसे पहले एक व्यक्ति थे शेख अब्दुल्ला, ठीक है। शेख अब्दुल्ला नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने महिला शिक्षा की बात किए थे। यहाँ याद रखिए किसने, शेख अब्दुल्ला। उसके बाद दूसरा एक व्यक्ति थे मुमताज अली, ठीक है। मुमताज अली नामक व्यक्ति था जो मुस्लिम धर्म का एक पवित्र ग्रंथ होता है कुरान शरीफ,
ठीक है। तो कुरान शरीफ का हवाला दे करके वो शिक्षा, महिला को शिक्षा देने की बात कही थी कि कुरान शरीफ में महिला को शिक्षा से वंचित करने की बात नहीं कही है, इसीलिए मुस्लिम महिला को भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया जाए। तो मुमताज अली, उसके बाद सैयद अहमद खां, शेख अब्दुल्ला, इन सब का नाम इसमें याद रखिएगा, जो मुस्लिम धर्म के सुधार के क्षेत्र में काम कर रहे थे। एक अगला जानिए, नौरोजी फरदुंजी, नौरोजी फरदुंजी, एक दादा भाई नौरोजी, ये लोग पारसी थे। इन्होंने भी महिला के शिक्षा के क्षेत्र में, ये दोनों आदमी महिला के शिक्षा को प्रमुखता से आवाज उठाए और महिला को शिक्षा का अधिकार दिलाने का काम किए। महिला को शिक्षा दिलाने का काम सबसे पहले ज्योतिबा फूले की पत्नी सावित्रीबाई फूले के द्वारा 1848 ईस्वी में स्कूल बना करके स्कूल पहुंचाने के प्रयास से शुरू किया गया था। भारत में 1848 ईस्वी में सबसे पहले ज्योतिबा फूले की पत्नी सावित्रीबाई फूले ने विद्यालय बनवाई और महिला को उस विद्यालय में आने के लिए प्रेरित किए। तो यहीं से विद्यालय का शुरुआत होता है महिला के लिए। इससे पहले महिला विद्यालय जाकर के पढ़ाई नहीं करती थी। उसके लिए उच्च वर्ग के जो लोग थे वो अपने घर पे ही महिला को पढ़ाने के लिए कुछ महिला शिक्षिका को या फिर कुछ विद्वान को बुलाते थे और घर पे ही पढ़ाई कराते थे, जिसको जनाना विद्यालय का नाम दिया जाता था। उसमें जनाना मतलब महिला, ठीक है। तो महिला विद्यालय का नाम उस समय दिया, जनाना विद्यालय के नाम से उसको जाना जाता था। लेकिन ज्योतिबा फूले की पत्नी सावित्रीबाई फूले ने 1 जनवरी 1848 ईस्वी को सबसे पहले महिला के लिए स्कूल खोले और महिला को स्कूल में आने के लिए प्रेरित किए। चलिए, आज हम लोग देख लिए कि महिला के समस्याओं को निपटाने के लिए कितने महत्वपूर्ण व्यक्ति सब उसमें योगदान दिए, इसका हम लोग अध्ययन किए। अब हम लोग अगला टॉपिक, अगला वीडियो में देखेंगे कि वर्तमान सरकार द्वारा महिला के लिए क्या क्या प्रयास किया जा रहा है।